विद्यार्थिनी बहनें, कक्षा 9 हिंदी में मेरी बीमारी शामा ने ली, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित थी, आत्मकथा का अंश है। उसके बारे में मैंने आपको कहानी का सारांश सुना दिया था। आज हम उसका पठन करते हैं। लेखक कहते हैं, मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। प्राय यानी हमेशा निर्भय ही थे। उनको डर नहीं लगता था बीमारी से। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी भी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता था और भी अपने से काम लेता था। मुझे भर बुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे बहुत तेज़ बुखार भी है तो भी मैं रात की ट्यूशनों में जाया करता था। बुखार की गर्मी में और तेज़ी में तो मैं और जोश में काम करता था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है। गरीबों को उसके पीछे न लगना चाहिए। मतलब ये बीमारी है, वो अमीर लोग उससे डर कर आराम करते हैं, दवाई का खर्च करते हैं, ऐशो आराम की चीज़ है उनके लिए, हम गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों को उसके पीछे लगाना न चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार में मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल रहते। हस्ब मामूल यानी नित्य नियमित ढंग से हम जो करते हैं ऐसे काम। अब रही बात, लेखक कहते हैं कि जब बुखार और तेज़ होता तो मेरी भाव, कल्पनाएं और भी ज़्यादा उबलने लगती, मतलब और प्रोत्साहन मिलता मुझे। और वो कहते हैं कि बुखार बाधा नहीं बनता लिखने में कभी। इसलिए वो आगे कहते हैं, कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की, मतलब उनके द्वारा रचित 2 चट्टानें हैं किताब, उसमें सबसे बड़ी कविता है छात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान की मैंने प्लूरिसी में पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी मतलब दांतों का एक ऐसा रोग है जो पीछे दिया है उसका अर्थ, ठीक है, दांतों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना, उसको नाम दिया गया है प्लूरिसी। बहरहाल यानी हर हाल में, जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी का कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। वहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया, काम के पीछे बुखार भागे। मतलब लेखक कहते हैं कि ऐसे मामूली बुखार में हमें खाट पर नहीं लेटना चाहिए, बल्कि और भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। मगर अब की बार आया हुआ बुखार ये कोई मामूली बुखार न था, और लेखक कहते हैं कि ये बुखार ने मुझे पिछले 6 महीने झकझोर कर रख दिए हैं। एक ऐसा झटका देने वाला था जो शायद कभी पूरा न जा सके, और इसीलिए अब की बार जो आ रहा है उसमें लेखक और उनकी पत्नी पर क्या बीती है
उसके बारे में है पढ़ाई। तो आइए इतना पैराग्राफ देख लेते हैं। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर कर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक यानी विनाशकारी झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री यानी बेचना नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच। कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती गई, कभी कभी धीमी खांसी भी आने लगी। दवा शौकिया दवा बांटूं एक होम्योपैथी कर रहा था। कभी कभी सोचता था क्या मुझे तपेदिक हो गया। तपेदिक यानी क्षय की बीमारी, जिसे हम टीबी कहते हैं, हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। बूते के बाहर होना मतलब बल के बाहर होना। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अंग्रेज़ी इलाज करवाए एलोपैथी का, जो आजकल हम करवाते हैं। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रहे थे। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किया करता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बिक्की मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। परीक्षा करवाना मतलब टेस्ट करवाना, जांच करवाना। मैंने टालम टूल की। टालम टूल करना यानी कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, इस तरह से बात को टालना। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया। नुस्खा यानी उपाय, कि आपको क्या करना है, किस तरह से खाना है, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, वो सारे उपाय, उसे क्या कहेंगे, नुस्खा। और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुना, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, दुख संकट उठाने? और उसके बाद पंक्तियाँ तो देखिए। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन की मधुशाला। लेखक कहते हैं कि ये क्या हो गया? क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? और सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा है? वैधव्य यानी जिसका पति मर चुका है, ऐसी स्त्री जिसे हम विधवा कहते हैं, और विधवा का जीवन जीना उसे वैधव्य कहा जाता है। तो यहाँ तक रखते हैं और उसके बाद एक और वीडियो भेजूँगा आपको, तो आप ध्यान से पढ़ाई करना। धन्यवाद।